रेवोल्यूशन ऑफ रूस। आखिर रूस में रूस की क्रांति कैसे हुई, उसको किसने कराया, और अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के साथ जो अंतर्द्वंद है, सीमाओं को लेकर जो विवाद है, वो किस तरीके से पनपा, इसकी जड़ क्या थी, उसकी फसाद की जड़ क्या थी, आज उसको जानने की बात करेंगे हम। सन 1917 रूस की क्रांति। रूस की क्रांति होती है सन 1917 होती है, और उस समय के नेता होते हैं व्लादिमीर लेनिन। इस समय के व्लादिमीर पुतिन है, और उस समय की बात करें तो व्लादिमीर लेनिन, जो पूरी तरीके से पूरा दारो मदार इनके कंधों पर था रूस की क्रांति का। प्रथम विश्व युद्ध से थोड़े ही दिन पहले रूस की क्रांति होती है 1917 में, और 1918 की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1918 में। लेनिन सफल होते हैं क्रांति करने में, लेकिन होता क्या है, एक तरीके से आर्थिक तंगी से जूझता हुआ रूस, उस समय का यूएसएसआर, उस समय का यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत संघ राष्ट्र रूस, तो उस समय का यूएसएसआर जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, और उसने फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी भाग ले लिया। एक तो पहले ही क्रांति कर रखे थे, क्रांतिकारी हो रखे थे, दूसरा फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और भी ज्यादा, यानी कि इकोनॉमिकली कमर टूट गई। बहुत सारे सैन्य जो सुरक्षा उपकरण थे वो ध्वस्त हो गए, वहां की जनता परेशान होने लगी। इस बीच और एक नेता आते हैं, जब लेनिन के बाद एक दूसरे नेता आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद 2022 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद में एक नेता आते हैं, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन करके इनका नाम होता है। वही एक नेता आते हैं जो भी रूस की उस समय की यूएसएसआर की स्थिति को थोड़ा समझते हैं, और ये अच्छे से शासक चलाते हैं, और अच्छा रूस को बनाने का, यूएसएसआर को बनाने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं। उसके बाद में इनके जाने के बाद और नेता आते हैं, निकिता मिखाइलको। मिखाइलको के बाद आ जाते हैं, ये भी थोड़े दिन कमान संभालते हैं यूएसएसआर की, लेकिन इनमें अंतरकलह, गृह युद्ध जैसी संभावनाएं होती जा रही थी प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। फिर आते हैं एक मिखाइल गोर्चेव करके नेता। ये 1991 की बात है। 1991 की बात है जब ये नेता आते हैं मिखाइल गोर्चेव। उनके ही समय में शीत युद्ध होता है और समाप्त होता है, और हम बात करें 1949 में नाटो बन जाता है, जो आज दिन हम नाटो की बात सुन रहे हैं। और उससे पहले की भी बात करें तो 1945 में यूएन बन जाता है। फर्स्ट वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर ये हो चुके हैं, और इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा ले चुका है रूस, पहले का यूएसएसआर, और जिसकी कमर पूरी तरीके से इकोनॉमिकली टूट चुकी है। इसकी कमर टूटने की मेन वजह क्या थी? इसकी कमर टूटने की मेन वजह थी कि शुरू में ही हिस्सा लेता था और अंत करके ही मानता था। जीत भले ही मिली, लेकिन जितना खामियाजा इसे भुगतना पड़ा, उसके बदले का ऐसा मिला नहीं, जिसका पछतावा कहीं ना कहीं रूस को आज भी है। संधियां हुई, संधियों के तय मुताबिक उन्हें उतने हिस्से नहीं मिले, सीमाओं में विवाद बढ़ता रहा। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें हम तो वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है, ये 1939 से लेकर 45 तक चला, जो कि जर्मनी के द्वारा हुआ। जर्मनी भी नाराज था प्रथम वर्ल्ड से, पोलैंड पर आक्रमण किया था, ठीक है, इनका अटैक हो गया, और यहां से
दूसरा विश्व युद्ध शुरू। रूस की क्रांति हो चुकी है 1917 में। लेनिन, जोसेफ स्टालिन, मिखाइल गोर्चेव, निकिता गोर्चेव सब आ चुके हैं और ये पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। अभी मैं यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जड़ को समझना जरूरी है यूक्रेन तक पहुंचने के लिए। आखिर यूक्रेन और रूस का विवाद क्यों, और इन पर पहुंचने के लिए इन चीज़ों का जानना बेहतर जरूरी है। अगर केवल यूक्रेन की बात करें तो शायद हम नहीं समझ पाएंगे कि यूक्रेन का क्या माजरा है और रूस का क्या। तो समझना जरूरी है फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर को, किस तरीके से हिस्सा लेते हैं और किस तरीके का इनका उद्भव होता है। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड वर्ल्ड वॉर की, जब पोलैंड पर जर्मनी आक्रमण कर देता है। हिटलर वहां उस समय तानाशाह होते हैं, हिटलर तानाशाह होते हैं जर्मनी के। और जापान की बात करें वहां फांसीवाद होता है, और इटली की बात करें तो वहां पर मुसोलिनी होते हैं, वो भी तानाशाह होते हैं। फांसीवाद और नाजीवाद का जन्म होता है, और ये तीनों एकजुट होकर लड़ते हैं, जिन्हें धुर्राष्ट्र के नाम से जानते हैं। और रूस, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उस समय यूक्रेन का जो हिस्सा था यूएसएसआर का हिस्सा था। 1991 से पहले ये सब एक थे यूएसएसआर में, जैसे यूएसए में कई राज्य हैं वैसे यूएसएसआर में थे। लेकिन 1991 में जब ये फर्स्ट वार सेकंड वर्ल्ड वार हो गया तो दुनिया जो थी दो धड़ों में बढ़ चुकी थी, दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। कौन से हिस्से थे? एक तो था यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, कि यूएसएसआर और यूएसए। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद जब यूएन की स्थापना हो गई, जब यूएन बन गया था उस समय के 1945 में, क्यों यूएन इसलिए बना था कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लेकर कोई एक दूसरे पर हमला ना करे, जिससे कि तीसरे विश्व युद्ध जैसी कोई भी स्थिति बने। उसकी रोकथाम करने के लिए ही यूएन का गठन किया गया था, जिसमें भी 5 सदस्य वीटो पावर में आए थे, जिनका नाम था, एक यूएसएसआर ही था जिसे अब रसिया कहते हैं, एक यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। ये 5 देश बने। और 10 वैसे 15 देश होते हैं यूएनओ में, 10 देश अस्थायी रूप से होते हैं, जिनका हर 2 वर्ष में चुनाव होता है। उस हिसाब से उनकी सदस्यता एक अस्थायी रूप से होती है। स्थायी रूप से ही 1945 से जब बन गया है तब से अब तक इनकी चल रही है वहां, और बड़े धूमधाम से चल रही है। तो होता क्या है कि यूएसएसआर और यूएसए, ये 2 धड़ों में दुनिया बढ़ जाती है। कुछ देश इसके साथ हो जाते हैं, कुछ इसके साथ हो जाते हैं। उस समय नागासाकी पे और हिरोशिमा पर अटैक करने के बाद ये कुछ ज्यादा फेमस हो गए थे भाई। तो ये जो है इनके साथ कुछ देश हुए, कुछ देश हुए। इसमें से एक तीसरा गुट निकल कर आता है उस समय, जिसमें हमारा भारत शामिल हो रहा था, हमारा देश भारत। वो होता है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष। नॉन अलाइनमेंट निकल कर आता है। तो नॉन अलाइनमेंट में हमारा देश भारत, मिस्र, और हम बात करें यहाँ चाइना भी इसमें शामिल हो गया था बाद में, इंडोनेशिया, तुर्की, कई सारे देश इसमें, कनाडा जैसे इसमें शामिल होते हैं और हो गए थे। बाद में ये 192 देशों का समूह बन गया। जैसे कि ये दोनों धड़ों का हमें साथ नहीं देना है, ये आपस में लड़ रहे थे, हमें बस इसका साथ देना है। हम कोई धर्मनिरपेक्ष की नीति न बनाना चाहते हैं, किसी से कोई हमें वो नहीं, तो हम इन दोनों धड़ों का साथ नहीं देंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्योंकि बहुत सारे देश नए नए आज़ाद हुए थे, वो नहीं चाहते थे कोई जोखिम भरा कदम उठाना। उनकी देश की आबादी गरीबी से जूझ रही थी और एक बड़ा हिस्सा मुफलसी में जिंदगी बिता रहा था। तो अगर इन बड़ी शक्तियों का साथ देते तो कहीं ना कहीं और पिछड़ जाते। तो जरूरी था अपना एक अलग गुट बनाना, जिसका नाम हुआ नॉन अलाइनमेंट। अब यूएसएसआर हो गया, यूएसए हो गया, ये लड़ रहे थे, इनके सीमाओं का विवाद था, इनकी जो संधियां हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, भाई तुम्हें ये भूभाग मिलेंगे, हिस्से मिलेंगे। बल्कि यूएसए बाद में लड़ा आके, भूभाग ज्यादा लेने की बात हुई, तब कहीं ना कहीं नाराज हुआ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर नाराज हुआ तो इनमें क्या हुआ? शीत युद्ध, कोल्ड वार जिसे कहते हैं, कोल्ड वार। ठीक है, कोल्ड वार शुरू हो गया। अब इनमें भाई कोल्ड वार जब शुरू हो गया तो वो कोल्ड वार लगभग 30 वर्ष तक चला।
ये 1945 के बाद 1991 तक धूमधाम से चल ही रहा था। ठीक है, 1991 में आते आते यूएसएसआर की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर जाती है और वहाँ की जनता परेशान हो जाती है। तो इसे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात माननी पड़ती है। इसके जो आस पड़ोसी जो राज्य थे वो भी मांग कर रहे थे हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए। कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदले, तो वही हिसाब था कि और उनके पड़ोसी देश आज़ाद हुए तो उस समय 1947, 48, 45 में चला आ रहा था सिलसिला। ये भी चाह रहे थे उनके पड़ोसी कजाकिस्तान, खजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब का चाह रहे थे, यूक्रेन, क्रीमिया, सब ने अलग होने की ठानी। और ये जब यूएसएसआर की कमर टूटी थी तो साथ देने को कोई तैयार नहीं था, बल्कि ये अलग होने के लिए राजी हो गए और इन्हें अपने अपने आप को अलग कर लिया पीछे। तो इस तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और लगभग 13, 14, 15 देशों में ये बट जाता है यूएसएसआर। 13 देश अलग हो जाते हैं। कजाकिस्तान, खजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इन्हीं के हिस्से थे, क्रीमिया, और अभी हम यूक्रेन की बात करें जो भी युद्ध चल रहा है। 1991 में धूमधाम से अलग हो जाते हैं, अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। पीछे काम करता है इनके यूएसए। अब यूएसए काम करता है भाई, ये तो अलग हो जाता है, लेकिन रूस के मन में कहीं ना कहीं अंतर कलह रहती है। रूस सोचता है भाई इसने मेरे इतने टुकड़े करवा दिए, मेरी आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हुए। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में मैंने पूरा साथ दिया, जो तय संधियां थी उनके मुताबिक मुझे मुआवजा नहीं दिया, और मैं लड़ा पूरी मेहनत से। और बाद में शीत युद्ध के बाद 1991 में मेरे टुकड़े टुकड़े बिखेर दिए। तो रूस बेहद नाराज, बहुत ज्यादा सख्त नाराज था, खासकर अपने पड़ोसी देशों से और सीमाओं से। और तब और ज्यादा नाराज होने लगा जब यहाँ के कुछ नेता, कुछ हुक्मरान रूस से कहीं ना कहीं 1991 के बाद अपने अन्य पश्चिमी देशों से जाकर मिलने लगे, और यहाँ तक कि यूएसए से जाकर मिलने लगे, जो कि रूस को कभी रास नहीं आया। 1991 के बाद यूएसएसआर रूस बन जाता है, यूएसएसआर रूस बन जाता है, रसिया बन जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है, जो इनके पश्चिमी देश होते हैं जैसे कि यूक्रेन का वहां पर बन जाता है, क्रीमिया बन जाता है। इस तरीके से ये देश बन जाते हैं, यूक्रेन हो गए, क्रीमिया हो गए, कजाकिस्तान, खजाकिस्तान, और रसिया बन जाता है। यूएसएसआर का ही पार्ट है 1991 में। अब 1991 में वहां का शासक तो नहीं रहे, लेनिन, स्टालिन जैसे बड़े बड़े शासक हुआ करते, तब यहाँ से राष्ट्रपति चुनाव होने लगे 1991 के बाद, और यहाँ पर भी राष्ट्रपति चुनाव होने लगे। यहाँ की बात करूँ, एक तरफ रसिया हो गया, एक तरफ यूक्रेन। अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्यूट की वजह क्या है, एक दूसरे पर हमला करने की वजह क्या है, क्या कारण है, उसे जान लेते हैं। ये हमारा रूस हो गया अपना, अब ये पड़ोसी देश हो गया इसका यूक्रेन। रसिया और यूक्रेन यहाँ है 1991, अलग हो जाते हैं भाई एक दूसरे से। इनके बीच एक राज्य काम करता है, वो राज्य होता है 1991 से पहले, जिसे कहते हैं कीवन रस। कीवन रस नाम का एक स्टेट होता है जो इन दोनों को मिलाने का काम करता है। 1991 के बाद जो कीवन रस जो है वो कीव बन जाता है, कीव बन जाता है, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। और ये भाई रसिया की राजधानी मास्को, पहले ही से मास्को फेमस था, लेकिन ये मास्को इनकी राजधानी रहती है, इसकी राजधानी कीव हो जाती है। अब होता क्या है, रसिया में जो एक नेता आते हैं उभर के, जो पहले राष्ट्रपति होते हैं यूएसएसआर के बाद, जो रसिया के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, उनका नाम होता है बोरिस एल्टसिन। बोरिस एल्टसिन। और यूक्रेन बनने के बाद इनके यहाँ के जो पहले नेता आते हैं वो होते हैं लियोनिड क्रमचुक। लियोनिड क्रमचुक, लियोनिड क्रमचुक यहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। बोरिस येल्त्सिन यहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। मन में तो कुछ खटक रहती रहती है। उसके बाद में ये 4 साल रहते हैं राष्ट्रपति, ये भी रहते हैं कुछ समय। उसके बाद में फिर से इलेक्शन होता है, यहाँ भी आ जाते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति बन जाते हैं फिर अपने दमित्री मेदवेदेव। अब यहाँ पर ये राष्ट्रपति बन जाते हैं, सॉरी यहाँ बन जाते हैं व्लादिमीर पुतिन आ जाते हैं।
और यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव होता है। यहाँ पर अब देखिए राजनेता कितने बदलते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ आते हैं एक लियोनिद कुचमा करके दूसरे राष्ट्रपति। यहाँ कितने चुनाव हो जाते हैं बहुत कम अंतराल पर, कुछ धांधलेबाजी को लेकर, कुछ अंतरक्राय को होकर, क्योंकि इनमें गृह युद्ध भी चलता रहता है। क्रीमिया छोटा सा युद्ध। यूरोप की बात करें तो यूरोप में ये दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में। पहले नंबर पे रूस ही आता है। रूस दुनिया में भी पहले नंबर पे आता है क्षेत्रफल में। लेकिन यहाँ की बात करें हम यूक्रेन की तो ये दूसरे नंबर पे आता है। और दुनिया की बात करें तो ये 46वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। और काफी गरीब देश है, ऐसा नहीं बहुत, लेकिन ये काफी चीजों का आयात और निर्यात भी करता है अन्य देशों के साथ। फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में भी अच्छी पकड़ है, और अनाज में भी गेहूं मक्का जैसे अनाजों को ये आयात करता है। लौह अयस्क यहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है यूक्रेन में, फेमस है लौह अयस्क, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। पुतिन के बाद यहाँ नेता आते हैं। पुतिन यहाँ 4 वर्ष ही रहते हैं, ये 4 वर्ष ही रहते हैं। और ये 1991 की बात है। ये छोटे छोटे समय में टुकड़ों में बटा हुआ एक समूह। फिर आते हैं दमित्री मेदेव, दमित्री मेदेव आ जाते हैं। और यहाँ पर जो सत्ता पक्ष आता है, एक आते हैं जो रूस के समर्थक नेता होते हैं यूक्रेन में, ठीक है, वो होते हैं विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच नाम के नेता आ जाते हैं, जो विक्टर यानुकोविच होते हैं, जो रसिया का खूब साथ देते हैं धुआंधार धूमधाम से। यहाँ दमित्री मेदेव होते हैं, ये थोड़ा शांत रहते हैं और रसिया का खूब साथ देते हैं। और रसिया के लोगों को ये चीज रास नहीं आती है। यूक्रेन क्या है, यहाँ बात करें हम यूक्रेन की तो मान लीजिए ये यूक्रेन का हिस्सा है, ये पूरा रसिया है, और यहाँ पर ये पोलैंड है, हंगरी है। पूर्वी हिस्सा इसका जो है रूस से मिला हुआ है, और हम पश्चिमी हिस्से की बात करें तो पोलैंड हंगरी से मिला हुआ है, जो नॉर्थ तक जाता है। और जिससे कि यहाँ पश्चिमी देशों का 90% आबादी इसकी पश्चिमी देशों से जुड़ी हुई है। 10% की आबादी ये रसिया के साइड से है। तो इनकी पकड़ कहते हैं, पड़ोसी ज्यादा बाहर आए हैं। और इनका नेता जो यानुकोविच रसिया का खूब साथ दे रहा है। और यहाँ विद्रोह शुरू हो गया। और भाई साहब को क्या होता है, विद्रोह जब शुरू हो गया तो क्या करना पड़ता है, रेजिग्नेशन देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, और देश छोड़कर रसिया भागना पड़ता है। अब यहाँ नेता फिर से आ जाते हैं पुतिन भाई साहब, व्लादिमीर पुतिन, जो अभी करंट में राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन फिर से आ जाते हैं, जो करंट में राष्ट्रपति हैं वहां के। अब व्लादिमीर पुतिन के आते ही होता क्या है, पुतिन को तो पहले ही से खार थी कि भाई ये कुछ गलती करे, और ये गलती कर रहा। यहाँ पर सरकारों में सरकारें बदलती जा रही हैं। यूक्रेन का जो है स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। यूक्रेन में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कहीं ना, तो यूक्रेन में क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से वो एक गरीबी से जूझता हुआ एक देश है। लेकिन सीमाओं को लेकर प्रोपेगेंडा हमेशा रहा। कभी यूएसए उकसा रहा है, कभी नाटो उकसा रहा है, तो कभी कुछ पश्चिमी देश। होता क्या है, जब विक्टर युशचेंको आते हैं, ये पश्चिमी के समर्थक होते हैं, यानी क्या होते हैं, ये पश्चिमी देशों से अपना व्यापार शुरू कर देते हैं, यूएसए से अपना व्यापार शुरू कर देते हैं, साइड में रख के चलते हैं ये कहीं ना कहीं रूस को, यानी कि व्लादिमीर पुतिन को। उस समय ये बात रास नहीं आती है। वो कहते हैं मान जाओ, कई वैश्विक मंचों पर बात होती है, इनके बीच मिन्स्क नाम से कुछ समझौते होते हैं, ठीक, जिसमें बात की जाती है ट्रेड को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, और एक दूसरे की सीमाओं को लेकर, कि इनमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो, अपने आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 10% पूर्वी हिस्सा होता है यूक्रेन का, जो रूस का बहुत ज्यादा समर्थक है, वो हस्तक्षेप इंटरफेयर करता रहता है इनकी राजधानी कीव में, और पूरी सूचना इंफॉर्मेशन वहां देता रहता है कि कहाँ क्या घटनाक्रम हो रहा है। फिर इसके बाद इनका फिर चुनाव होता है युशचेंको के बाद। फिर आता है इनके बाद युशचेंको, जब चुनाव होता है, ये 2004 की बात है, यहाँ राष्ट्रपति बदले जाते हैं। पहला उनका 91 में हुआ, 91 के बाद 94 में, 94 के बाद 99 में, उसके बाद 2004 में फिर से इनके राष्ट्रपति चेंज होता है, ठीक है, जो कि 2005 और 2008 के बीच ये नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज, जो यूरोप के ही कंट्री हैं, उनसे सहमति कर लेते हैं,
और यहीं पर एक गलती कर बैठते हैं, यूएसए से जाकर मिलते हैं और अपने व्यापार की बात करते हैं। जो रूस को रास नहीं आ रही थी, खासकर वो कह रहा था कि मुझसे क्यों नहीं मिल रहे भाई, मैं तुम्हारा पड़ोसी देश हूँ, मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ। जब इनमें ये फसाद की जड़ मेन बनती है कि इनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती यूक्रेन के साथ, और व्यापार इनका बढ़ने लगता है यूएसए के साथ, और जो कि कहीं ना कहीं रूस जिसके खिलाफ होता है। इनके 2014 में चुनाव होता है, फिर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। एक बिजनेसमैन होते हैं जिनका नाम होता है पेट्रो पेरेस्को। पेट्रो पेरेस्को राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो 4 वर्ष तक राष्ट्रपति रहते हैं। उनके बाद फिर चुनाव होता है और राष्ट्रपति चुने जाते हैं। फिर 2019 के करीब 2019 में एक राष्ट्रपति बनते हैं जो एक खास कलाकार होते हैं, एक कॉमेडियन होते हैं, जो वर्तमान में अभी हैं। उनका नाम होता है वोल्डिमिर जेलसिंकी। ठीक है, ये वहां के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब कहते हैं कि या तो ये राजनीति में कच्चे हैं, राष्ट्रपति तो बने हैं हास्य कलाकार से, एक राजनीति में आए और कॉमेडियन हैं। और रही पुतिन की बात, ये लगातार राष्ट्रपति हैं, पहले भी रह चुके हैं 2004 से 8 तक, और उसके बाद में फिर ये लगातार राष्ट्रपति हैं। 2012 के बाद लगातार राष्ट्रपति होना व्लादिमीर पुतिन का एक पॉलिटिकल यात्रा को लंबी तय करना। और ये नए नए बने हैं, इन्हें क्या है, फुसला लिया। नाटो ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर पश्चिमी देशों ने कहा अरे चिंता करने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और यूएसए तो है ही, बिठा लिए चुमकार के, कहा आ जाओ। ये पहले ट्रंप से मिलते रहे, ट्रंप के बाद अब सरकार फिर से आई तो बाइडेन से बात कर रहे हैं। तो बाइडेन से बात करना ही बहुत ज्यादा खला पुतिन को। उन्होंने कहा भाई हमसे बात क्यों नहीं की। अभी रिसेंट की बात है, जो युद्ध की स्थिति बनी है और युद्ध हो रहा है एक दूसरे के बीच, ये आज का लावा नहीं है, ये लावा दशकों से उबल रहा है, जो कि कहीं 2022 में जाके, फरवरी 2022 में जाकर फूटा है। ये दशकों से उबलता हुआ लावा है जो फरवरी 2022 में जाके फूटा है। कहीं ना कहीं कमी अगर बात करें यूक्रेन की भी है। किसी नेता पे उंगली उठाना सही नहीं है, उसकी नीयत पे शक करना, कि या पुतिन को गलत कहें, यहाँ वोल्डिमिर जेलसिंकी को गलत कहें, लेकिन गलत है कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी का। जो तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है जिससे मना कर रहा है, तुम वहां जाके मिल रहे हो, अगर वो कोशिश कर रहा है तुम्हें अच्छा बनाने की, तो बेशक साथ देने की जरूरत है। और वैश्विक मंचों पर बाद में वही बात आएगी, युद्धों के बाद केवल पछतावा ही नजर आता है। हारोगी या जीत होगी वो तो दोनों मैटर है ही, लेकिन या तो रूस हिदायत देता है बार बार, या इनसे अलग रहो या मेरे साथ रहो, या इनके साथ रह रहे हो तो भाई मेरी जो सीमाएं हैं उनको तुम्हें देना होगा। इसलिए इन दोनों के बीच अभी बार चल रहा है। मेन स्ट्रेटेजी बार की मैंने समझाई कि ये है कि इन दोनों के बीच सीमाओं का कल है। 1991 से पहले ही है जो शीत युद्ध और गृह युद्ध हुआ। और ये इसके कुछ नेता तो रूस का साथ देने को आए, लेकिन कुछ नेता ऐसे हुए जो अभी रिसेंट में है, वोल्डिमिर जेलसिंकी जो एक खास कलाकार हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, जो कि अभी यूएसए की बात मार रहे हैं या फिर नाटो की बात को समझ रहे हैं। और अभी जब युद्ध हुआ तो शायद सब पीछे हट गए, और बाद में फाइनली यही बात करेंगे, चलो एक टेबल पे आकर बात करते हैं। और फिर यही होगा, कुछ हिस्से इन्हें दे दो, कुछ समझौते कर लो, बाद में संधियां ही होंगी, जैसे मिन्स्क संधि हुई, वियना संधि हुई, और बाद में यही हासिल होगा। तुम्हारा सब कुछ, इकोनॉमी की तो कमर वैसी टूटी हुई है, कमजोर पड़े हुए, दूसरा और भी टूट जाओगे, और जिनने बहकाया वो दूर बैठे हैं, इसलिए ताश के पत्ते खींच रहे हैं। और रही बात चाइना की, तो चाइना भी वीटो का मेंबर है, उसने साथ दे दिया है, हाँ कर ही दिया है। हाँ, रूस का हक है, क्योंकि उसे लगता है वो भी पड़ोसी देशों के साथ प्रोपेगेंडा करता है, कल को रूस भी मेरा साथ देगा, वो भी वीटो का मेंबर है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी। एक कहते हैं कि डिप्लोमेसी किस हद तक ले जा सकती है इंसान को, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कहां से क्या, अभी चाइना अपना ताश के पत्ते बिखेर रहा है पड़ोसी देशों के साथ। अभी पुतिन साहब आए यहाँ पर फरवरी में, ओलंपिक चल रहा है 2004 फरवरी को, डील